हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। देखते हैं इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों को जो आपने भेजे थे टेलीग्राम पर कि इसका आंसर सही है या गलत है, आपका आंसर सही है या बोर्ड का आंसर सही है, चैलेंज करना है या नहीं करना है। काफ़ी सारे सवाल आप लोगों ने भेजे थे, हर एक सवाल को मैंने चेक किया है। जो न्यूमेरिकल था उस न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व किया है। कुछ न्यूमेरिकल मेरे से सॉल्व भी नहीं हुए हैं, वो क्लास 12 के न्यूमेरिकल थे। तो बारी बारी से मैंने हर एक प्रश्न को चेक किया है। कुछ छूट गया वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ हर एक प्रश्न को चेक किया है। जितने भी प्रश्न आपने भेजे थे सबको मैंने चेक किया है। इन सारे प्रश्नों में बहुत सारे मैक्सिमम प्रश्न तो वैसे थे जो आसान थे, बोर्ड ने आंसर सही दिया था। फिर भी आपने पूछा था कि क्या ये जो मैंने आंसर टिक किया है वो सही है या बोर्ड का आंसर सही है। तो मान लो आपने कुछ प्रश्न भेजे और मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करवा रहा हूँ, तो ये मानकर चलना कि बोर्ड ने उसका आंसर सही दिया था। जिसमें भी मुझे लगा कि बोर्ड ने आंसर सही दिया है, चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैंने छोड़ दिया है। उन सारे प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। तो अगर वो प्रश्न जो आपने भेजे थे और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो मान लेना कि वो प्रश्न जो है सही था, यानी बोर्ड ने जो आंसर दिया था वो सही था। तो सबसे पहले उन दो प्रश्नों को देखते हैं जिसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया, मेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ है। और सच बताऊं तो ग्रुप डी के सिलेबस से कोई रिश्ता नाता नहीं है इस सवाल का, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये क्लास 12 का सवाल है, पहली बात तो ये 12 का तो सवाल है ही। 12 के अंदर जो रे ऑप्टिक्स पढ़ना होता है उनके ये दोनों प्रश्न हैं। तो 12 का तो ये क्वेश्चंस है ही, साथ में ये कॉन्सेप्चुअल एंड टफ क्वेश्चन है। तो मैंने एक एक दो बार दोनों को ट्राई किया बनाने का, मेरे से आंसर नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। एक तो क्लास 12 का है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ग्रुप डी में पूछे जाने का, कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये सब जानने का। तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने नहीं बनाया उसको। एक बार दो बार मैंने ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये सवाल बनेगा कैसे। भले आंसर नहीं आया मेरा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ हो, लेकिन मुझे पता है ये बनेगा कैसे। देखो ये u है, ये 1/m है, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारा y एक्सिस पे जाएगा, ये हमारा x एक्सिस, यानी कि u हमारा वस्तु दूरी y एक्सिस होगा, 1/m में आवर्धन x एक्सिस होगा। हमारे पास क्या है, दो फार्मूला है, 1/m इज इक्वल टू -v/u और 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ये दो फार्मूला आपको फिजिक्स के याद होने चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। उसके बाद पूरा मैथ्स है, पूरा ये गणित है। ये फिजिक्स का कम, गणित का सवाल ज़्यादा है। फिजिक्स का इतना ही है कि इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करना है, आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करके, इन दोनों को आपस में रिलेट करके इस प्रकार से आपको सेट करना है कि y बराबर mx + c पर ये आ जाए। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, आपको पता ही होगा। ये m हमारा स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। तो इस पर आपको सेट करना है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है और ये स्लोप क्या है। तो क्या है, यहाँ पर बस गणित है, इसका इस्तेमाल कीजिए, इस पर इसको सेट कीजिए। मैंने ट्राई किया, मेरे से आंसर नहीं आया। ठीक वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर 1/v और 1/u के बीच ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, इसे भी इसी पर सेट करना है। मैंने ट्राई किया इसको बनाने का एक दो बार, लेकिन आंसर नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया आंसर। मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करना, ठीक है। आप इस पर ऑब्जेक्शन ज़रूर करना, अगर आप मेरी बात मानते हो तो कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। उसके बाद ये सवाल भी क्लास 12 का है। ये क्लास 12 के अंदर वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है, उसके अंदर ये सवाल पढ़ना है। पीछे के दो सवाल थे रे ऑप्टिक्स के और ये है वेव ऑप्टिक्स का, क्लास 12 का है ये। लेकिन ये आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है ये। एक रिलेशन होता है ये, इस पर ये सवाल है, डिस्पर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो d1/d2 इज इक्वल टू λ2/λ1। d1 हमारा d हो जाएगा, d2 हमें चाहिए, λ2 हमारा 3λ है और λ1 हमारा λ है। इसका हम करेंगे क्यूब, यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा ख़त्म हो जाएगा। d/d2 इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ से d2 आ जाएगा हमारा d/27। तो ये आसान था, ये बोर्ड का ये आंसर सही है। उसके बाद देखो ये प्रश्न, इसका भी आंसर जो है मुझे कुछ और आया और यहाँ पर आंसर कुछ और दिया हुआ है। मुझे आंसर 125 आया, लेकिन यहाँ पर लगभग 110 दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा है कि लंबा पौधा बौना पौधा का जब आपस में संकरण करवाया जाता है तो यहाँ पर सारे के सारे लंबे मिलते हैं, क्योंकि लंबा जो है डोमिनेंट है। और जब यहाँ जो पौधा मिला उसका आपस में 100 परागण करवाया जाता है तो ये हमें मिलते हैं
3:1 के रेशियो में 3 लंबे पौधे हैं और 1 बौना पौधा है। वैसे यहाँ देखो पीला और हरा बीज में जो पीला वाला होता है ये डोमिनेंट होता है यानी प्रभावी होता है, और ये अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। इन दोनों का जब संकरण करवाया जाएगा तो जैसे F1 पीढ़ी में यहाँ पर लंबा मिला था, यहाँ पर सारे के पीले बीज वाले मिलेंगे। वापस से जब पीले वाले का 100 परागण कराया जाता है तो 500 मटर एकत्र किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो येलो सीड वाले हैं और जो ग्रीन सीड वाले हैं ये भी 3:1 के रेशियो में ही होंगे। यहाँ पर 3:1 के रेशियो में हमें मिला था, तो इसी पैटर्न पर यहाँ पर भी 3:1 के रेशियो में ही हमें मिलेंगे। लेकिन यहाँ टोटल यानी कि 4 यूनिट बराबर हमारा 500 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 125 के बराबर। 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 125 के बराबर, यानी कि जो ग्रीन वाला है टोटल 125 सीड है। यहाँ पर लगभग में 110 दिया हुआ है जो कि क्लोज है 125 के। बाकी देखो 330 है, 440 है, 220 है। तो अगर मुझे आंसर यहाँ पर नहीं पता होता तो भी मैं आंसर यहाँ पर 2 के साथ जाता, क्योंकि ये 125 के काफ़ी क्लोज है। और यहाँ पर देखो लगभग में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है, 330, 110, 440, 220 इस तरह से लगभग में लिखा हुआ है। तो मे भी 125 के ये क्लोज है। बाकी आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया है या नहीं किया है, कहीं पर आपने देखा है सॉल्व करते हुए या नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो क्या वहाँ पर 110 आंसर आया है या नहीं आया है, और आया है तो कैसे। उसके बाद ये प्रश्न है, इसका आंसर ये 2 नंबर सही है। यहाँ पर जो प्रकाश पुंज है ये समानांतर है आपस में, लेकिन मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ये सारे के सारे प्रकाश पुंज होते हैं तो फोकस पर जाकर के ये सारे के सारे अभिसरित हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्ज कर जाते हैं। क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल है, तो ये उस प्लेन के किसी बिंदु पर जाकर के अभिसरित हो जाएंगे जो प्लेन फोकस से पास हो रही है। इसीलिए इसे हम फोकल प्लेन बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये फोकस है और इस फोकस से होकर के क्या है कि ये प्लेन पास हो रही है, समझ रहे हो। जैसे आपके सामने जो दीवार है उस दीवार पर एक फोकल पॉइंट बना लो तो ये पूरा दीवार ही उसके लिए क्या हो जाएगा, फोकल प्लेन हो जाएगा, क्योंकि उस प्लेन में ही फोकस है। तो यहाँ पर कहीं पर भी क्या हो सकता है, कन्वर्ज या लाइट बीम हो सकता है, लेकिन होगा इसी प्लेन पर, क्योंकि ये प्लेन फोकस से पास हो रही है। तो इसका आंसर 2 जो है सही है। समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑप्शन है ये सही है, बट ये तीनों ही ऑप्शन सही है। वहाँ मेरे दिमाग में एक्चुअल में ये चल रहा था लगातार सदस्य, समजातीय श्रेणी के लगातार सदस्य, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन यहाँ पर लगातार का चक्कर नहीं है, ये सारे के सारे एक ही समजातीय श्रेणी के हैं, एल्कोहल। यानी ये सारे के सारे जो एल्कोहल फैमिली के हैं, है ना, एल्कोहल फैमिली के। ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे एक ही समजातीय श्रेणी के हैं, वो है एल्कोहल। तो हमसे पूछा है सही युग्म कौन सा है, तो ये तीनों ही सही है। ये प्रोपेनॉल है, ये मेथनॉल है, ये मेथनॉल है, ये एथेनॉल है, ये मेथनॉल है, ये प्रोपेनॉल है। तो सारे के सारे जो एल्कोहल फैमिली के हैं एक ही समजातीय श्रेणी के हैं। यहाँ पर ये मेथनॉल है, ये मीथेन है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आंसर जो है यहाँ पर 2, 3, 4 तीनों हैं। उसके बाद है जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो इसका आंसर हार्मोन सही है। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तो नियोन और आर्गन ये मोनो एटॉमिक होते हैं, है ना, इसके अणु में एक ही परमाणु है, एक। सल्फर के केस में आप जानते हो 8, सल्फर की जो परमाणुकता है वो 8 है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इनडायरेक्ट वे में आपसे यही पूछ रहा है कि इनमें से किसकी जो परमाणुकता है वो सबसे अधिक है। फास्फोरस की 4, सल्फर की 8, तो सबसे ज़्यादा सल्फर के पास है, तो यही हमारा आंसर है, ये सही है। उसके बाद है ये सवाल, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के बीच सर्वाधिक अनिवार्य अंतर क्या है, तो इसका सही आंसर 2 है, 4 नहीं होगा। तो इसको आप कर सकते हो चैलेंज। उसके बाद ये जो प्रश्न है इसका उत्तर मेरे हिसाब से 3 भी सही है, 4 भी सही है, तो इस वाले प्रश्न पर आप चैलेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से 3 और 4 दोनों सही है। उसके बाद इस प्रश्न का जो उत्तर है मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी सही नहीं है ना, इनमें से कोई भी जो आंसर है वो सही नहीं है। निषेचन के बाद जो है ना ये सारे के सारे झड़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकता है, यानी बाह्य दल को यहाँ पर नहीं झड़वाया गया है, जबकि बाह्य दल भी झड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है जैसे कि कोयला,
जैसे कि नेचुरल गैस और जैसे कि पेट्रोलियम, ये होते हैं। मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी नहीं है जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। नाभ की ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर फिर भी मुझे किसी एक के साथ जाना होता ना, तो मैं बायोमास ऊर्जा के साथ जाता, एक के साथ नहीं जाता। बायोमास ऊर्जा के साथ गोबर गैस को ध्यान में रखते हुए कि गोबर का इस्तेमाल भी लोग पुराने टाइम से करते आ रहे हैं एनर्जी के लिए, तो मैं बायोमास के साथ जाता। लेकिन मेरे हिसाब से इनमें से कोई सा भी नहीं है जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो इसको आप चैलेंज जरूर करना। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर भी गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ये होगा, 3 नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर गलत है। देखो, सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा। पिता से भी हो सकता है। जिस बच्चे में उसकी माँ से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वो लड़की होती है। लड़का होगा या लड़की, ये पिता के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। तो ये भी गलत है। महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुण सूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, ये सही है। जिस बच्चे में उसके पिता का एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वो लड़का होगा, ये गलत हो जाएगा, वो लड़की होगी। तो यहाँ पर ए, उसके बाद बी और डी, ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। केवल एक ही सही है, लेकिन यहाँ पर ए सी डी तीनों को सही कहा जा रहा है। तो ये जो है ना, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है? ये सवाल ही गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो ये सवाल ही गलत है। आई थिंक ये इग्नोर ही किया जाएगा हर किसी के लिए। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से कंपोस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका पीएच रेंज 6 से 8 तक होता है। ठीक है, कंपोस्ट होना चाहिए। तो इसको मिलाने के बाद पीएच जो है 5 से बढ़ सकता है। इन दोनों का पीएच जो है हम साथ ही लेकर के चलते हैं। नींबू तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप चैलेंज कर सकते हो। नींबू आंसर नहीं होगा। नींबू डालेंगे ना, नींबू हाईली एसिडिक होता है, नींबू डालेंगे तो पीएच मान 5 से और कम हो जाएगा। हमें इस रेंज में लेकर के आना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट आंसर जो है ये कंपोस्ट है, बट नींबू नहीं होगा। नींबू यहाँ पर रॉन्ग आंसर है। अब यहाँ पर टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को कहाँ रखा जाएगा? इस वाले सवाल का उत्तर जो रेलवे ने 3 दिया हुआ है, मैं भी इसी के साथ जाना चाहूँगा। देखो, प्लास्टिक जो है यहाँ पर, ये दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है। इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब चाहे प्लास्टिक जोन सा भी हो, चाहे रिसाइकलेबल हो, नॉन रिसाइकलेबल हो, इसका दहन, इसका बर्न जो है, इसका बर्निंग जो है, इसको जलाना जो है, ये हानिकारक माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लास्टिक को जलाना ये सेफ़ है या नहीं है, गुड प्रैक्टिस है या बैड प्रैक्टिस है, तो आप बोलेंगे कि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, बैड प्रैक्टिस है। प्लास्टिक को जलाना ये हानिकारक होता है, नहीं जलाना चाहिए हमें। तो हम जाएंगे इसके साथ। तो इस हिसाब से बी और डी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 3 नंबर वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये 3 नंबर जो है सही आंसर है। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बेकिंग पाउडर जो है मेरे हिसाब से सही आंसर है। सोडियम क्लोराइड के साथ आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, कभी कभी क्या होता है कि 2-2, 3-3 ऑप्शन आपको लगेंगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उनमें से अगर आपको कोई बेस्ट दिख रहा है कि नहीं ये सबसे बेस्ट है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसा होता है, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, ऐसा होता है। कुछ प्रश्न आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनमें 2-2, 3-3 ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, उनमें से किसी एक के साथ जाना होता है जो बेस्ट वाला होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हाँ, बेकिंग पाउडर जो है इनमें बेस्ट है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। जो आंसर दिया गया है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। तो मेरे हिसाब से इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आंसर गलत है। अब ये जो प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से डैश रुक जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से क्या होता है कि अंडोत्सर्ग रुक जाता है, ये सही है, अंडोत्सर्ग रुक जाता है। और एक विकल्प हमारे पास ये है कि अंडोत्सर्ग और निषेचन। तो ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4 में, कि अंडोत्सर्ग रुक जाएगा। अगर अंडोत्सर्ग हो जाता तो निषेचन भी हो जाता, लेकिन अगर अंडोत्सर्ग रुक गया तो इसके ठीक बाद निषेचन होता है, ये भी रुक जाएगा। आप बोलेंगे कि फिर तो ये भी सही है कि भ्रूण अंतरोपण, ये तो तब आएगा ना जब निषेचन हो जाएगा। जब निषेचन ही रुक गया तो यहाँ तक तो कहानी पहुँचेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो आंसर दिया गया है ना, ये सही है। यहाँ पर भी वही खेल है कि बेस्ट आंसर कौन सा है। बेस्ट आंसर यहाँ पर 4 नंबर है और ये सही है मेरे हिसाब से। बोर्ड ने आंसर सही दिया है।
ये जो सवाल है इसका उत्तर बोर्ड ने सही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे ने इस प्रश्न को पूछा था कि ये सही है या गलत है। देखिए ये सही है, पहले वोल्टेज ये था ना, बाद में ये हो गया। V डायरेक्टली I होता है, आप जानते हो। V को अगर हमने डबल कर दिया तो I भी डबल हो जाएगा। हमने विभवांतर डबल किया यानी कि विद्युत धारा भी डबल हो चुका है यहाँ पर। H बराबर I स्क्वायर RT होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। हमने V को डबल किया मतलब I को डबल किया, I को हमने डबल किया तो यहाँ देख लो जो H है ये I स्क्वायर के समानुपाती है, तो अगर इसको हम डबल करेंगे तो ये 4 गुनी यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, V स्क्वायर डिवाइड बाई R इंटू में T। यहाँ से H V स्क्वायर के समानुपाती है, तो अगर हम इसको डबल करेंगे तो ऊष्मा 4 गुनी उत्सर्जित होगी। तो चाहे आप ऐसे सोच लो चाहे आप डायरेक्ट ऐसे सोच लो, दोनों से आंसर बराबर ही आएगा। तो ये 4 गुनी सही है। इस सवाल में क्या है कि कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा जो है प्रतिबिंब वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये और ये तो हमारा पहले ही कट जाता है। जब हम V निकालते हैं तो हमारा -20 सेंटीमीटर आता है। अब आप कन्फ्यूज हो कि हम इसे आंसर टिक मारे या इसे आंसर टिक मारे, मतलब आंसर कौन होगा। देखो अगर नेगेटिव साइन के साथ हमारा आंसर यहाँ पर आया है और विकल्प में भी हमें नेगेटिव साइन के साथ दिया है, तो ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ये ऑप्शन ही हमारा सही होगा। अगर यहाँ पर -20 के स्थान पर कुछ और होता, -10, -15, -30, तब हमारा ये आंसर सही हो जाता। तो यहाँ भी वही चक्कर है, 2 भी सही है 4 भी सही है। बेस्ट कौन सा है, तो 2 हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा वैल्यू यहाँ पर -20 सेंटीमीटर ही निकल करके आया था। तो इस हिसाब से हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पर सबसे बेस्ट बनता है। तो आई थिंक बोर्ड ने सही आंसर दिया है। इस सवाल का उत्तर जो है गोल बीज और लंबे पौधे, ये 100% सही है, इसमें चैलेंज करने की कोई बात नहीं है। इस सवाल में देखो हमें प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध होता है हमारा V/I। V हमारे पास 0.3 मिली एम्पियर है, करंट हमारे पास 15 मिली एम्पियर है, तो हमारे पास ये निकल कर के आएगा 3/15 गुने में 10, 3×5 = 15, यानी कि 1/50 मिली ओम। 1/50 तो ये 0.02 मिली ओम आता है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इस वाले प्रश्न का ये जो उत्तर दिया गया है ये बिल्कुल सही है। आपसे देखो आपसे क्या पूछा है कि जो लिंग गुणसूत्र है का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। देखो लिंग गुणसूत्र का युग्म तो दोनों में है, यहाँ पर XY है, यहाँ पर XX है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण युग्म पूछा है, यानी कि परफेक्ट पेयर पूछा है। ये परफेक्ट पेयर नहीं है, इसमें से क्या होता है कि Y क्रोमोसोम थोड़ा छोटा होता है, X बड़ा होता है। इसमें दोनों XX है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट पेयर है। ये परफेक्ट पेयर नहीं है, ये परफेक्ट पेयर है, क्योंकि ये दोनों XX है, दोनों समान साइज के हैं। यहाँ पर XY है, दोनों का जो साइज है वो समान नहीं है। तो इसका जो आंसर ये 4 नंबर है ये बिल्कुल सही है। इस सवाल का उत्तर जो है 6 वाट बिल्कुल सही है। आपको बनाना कैसे है, P1/P2 = V1/V2 का स्क्वायर। ये रिलेशन कहाँ से आता है, P = V² / R से। यहाँ से जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, यहाँ से आता है। इस पर बनाओ, आंसर आपका 6 वाट आएगा, यही आंसर सही है। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, हानिकारक गैस उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब एक तत्व है X जो कि 17वें समूह में आता है और आवर्त 4 में आता है। बहुत सारे ने टिक मार दिया होगा 4 को, लेकिन यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि टोटल कोषों की संख्या कितनी है। टोटल कोषों की संख्या कितनी होती तो हम लगाते हैं कि आवर्त संख्या बराबर कोषों की संख्या। यहाँ पर कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे, तो ये वो सवाल है जिसे हम बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिखने में आसान है लेकिन ये आसान नहीं है। आप इस सवाल का उत्तर जो है तब दे पाओगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने आता होगा। कौन सा, ये वाला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तब आप इसका सही से उत्तर दे पाओगे। ये बिल्कुल सही उत्तर है, 2 इसका राइट आंसर है। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है, ये डॉक्टर बताएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पर 2 दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ये 4 हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 से संबंधित है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर X के बारे में ये 3 ऑप्शन को टिक किया गया है जो कि गलत है। X के पास एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो ठीक है। अब X जो है यहाँ पर धातु और ठोस है, फिर 3 में कह दिया कि अधातु और गैस है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा भाई। या तो धातु होगा या तो अधातु होगा, या तो ठोस होगा या तो गैस होगा।
तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। हम यहाँ पर हाइड्रोजन को लेकर के चल सकते हैं। हाइड्रोजन HCl बनाएगा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है कि नॉन मेटल है और क्या है कि गैस है और ये बाईं ओर है, S ब्लॉक में है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो है X हो जाएगा। तो केवल 1 और 3 जो है यहाँ पर सही होना चाहिए। 1 नंबर वाला जो है ये सही होना चाहिए, ये तो सही नहीं होगा, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर जो है 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। इस वाले प्रश्न का उत्तर ये 2 नंबर जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस वाले प्रश्न में कहा गया है कि एक दंत चिकित्सक है, डेंटिस्ट है, जो गोलीय दर्पण का उपयोग करता है, जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है और ये भी सीधा है, यानी कि ये प्लस में है। हमारे पास U जो है यहाँ पर ये D0 है, तो हम यहाँ पर -D0 लेंगे। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि जो वक्रता त्रिज्या है यानी जो R है, यानी कि जो 2F है, वो कितना हो जाएगा D0 के टर्म में हमें बताना है। तो देखो m बराबर होता है -v/u और 1/f होता है 1/v + 1/u। इन सबको आपस में रिलेट कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए, जैसा मैंने आपको ग्राफ वाले में कहा था y = mx + c में। उतना टफ नहीं है, ये आसान है, आप कर सकते हो। और यहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा F = mu / m-1। इसको आप कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैथ सही है, फिजिक्स नहीं है। यहाँ से देखो जो m है हमारा ये 5 है, जो u है हमारा वो -D0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -1 है। ये तो हमारा f है, लेकिन हमें 2f चाहिए, तो दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि r = 2f होता है ना। हमें वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा है, तो हम r निकालेंगे यानी 2f निकालेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 × 5 × -D0 / 4 हो जाएगा। 2 से ये 4 खत्म हो जाएगा, तो -5D0 / 2। तो ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है 2, ये बिल्कुल सही है। इस वाले प्रश्न में हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। दी गई अभिक्रिया अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये कथन तो गलत है ही जो बोर्ड ने दिया है, लेकिन ये 2 नंबर वाला भी क्या है कि गलत है। यहाँ पर MnO2 की बात की गई है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी MnO2 नहीं है। यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में बढ़ने के लिए सरकार निम्न में से कौन सा कदम उठा सकती है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन को अनिवार्य करना। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। अब इनमें से किसकी कोशिका जो है कुछ ऐसी दिखती है, ये बताना था। तो यहाँ पर देखो ये स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका है, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है उसकी ये कोशिका है। तो ये और ये जो है आपस में मिल तो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद यहाँ पर देखो फ्लोएम के पास देखो, ये आपको कंपेनियन सेल्स दिख रहे हैं, है ना। ये भी है जो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं इस टाइप के। तो फ्लोएम जो है आई थिंक यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही बदल जाते हैं, तो चाल और तरंग दैर्ध्य दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। इससे भी आप चैलेंज कर सकते हो, केवल चाल नहीं होगा। 1 और 3 दोनों सही विकल्प हैं। इस सवाल में कहा गया है कि अगर हम अवतल दर्पण के पोल से फोकस की ओर जाएंगे तो संगत प्रतिबिंब डैश की ओर जाता है और प्रतिबिंब डैश होता है। देखिए पोल से अगर हम फोकस की ओर जाएंगे, तो इस पूरे बीच में हम कहीं पर भी जाएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो इधर ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और ये ऐसे जाएगा, ध्रुव से पोल की ओर जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 नंबर जो आंसर टिक किया गया है वो सही टिक किया गया है। हमसे फोकस की ओर पूछा है, पोल से फोकस पर नहीं पूछा है कि पोल से हम फोकस पर लेकर के जाएंगे। पोल से फोकस की ओर पूछा गया है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, उस हिसाब से तो यहाँ पर आंसर 3 सही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने आंसर 1 को टिक मारा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप चैलेंज कर ही दो, ठीक है, चैलेंज कर ही दो, क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से एग्जामिनर नहीं सोच रहा हो और यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने गलत दिया हो 3 नंबर। तो आप चैलेंज कर देना इस सवाल के लिए, मैं आपसे यही कहूँगा। इस प्रश्न का ये जो उत्तर है ये सही है। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। जो मंडल साहब थे उनकी सफलता के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है
कि उन्होंने गणित का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया था, मैथ्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया था। इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए उन्होंने ज़्यादा मैथ्स नहीं लगाया था, इन्होंने मैथ्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनके सफलता के पीछे। इस सवाल को मैंने करवाया हुआ है पिछले वाले वीडियो में। देखो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, फिर भी आप लोगों ने भेजा हुआ है, तो एक बार आप पिछले वाले वीडियो को भी चेक कर लेना। ये सवाल मैंने करवाया हुआ है, वहाँ आंसर मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड ने सही आंसर दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे ने फिर भी इस सवाल को भेजा कि देखिए इसमें 3 नंबर जो है ये भी तो सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, और साथ में उन्होंने एनसीईआरटी का कटआउट भेजा। देखो एनसीईआरटी में बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वॉशिंग सोडा धावन सोडा को प्राप्त किया जा सकता है? देखिए धावन सोडा ये होता है Na2CO3.10H2, ये धावन सोडा है। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। देखो ना एनसीईआरटी में भी तो लिखा हुआ है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है। जब हम इसमें 10H2 जोड़ते हैं तब जा करके हमारा ये धावन सोडा बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा नहीं बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बोलते हैं धावन सोडा। मान लीजिए कभी किसी एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन धावन सोडा है। वहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, एक भी विकल्प में ये नहीं लिखा होता है, लेकिन एक विकल्प ऐसा होता है जिसमें ये लिखा होता है। उस केस में हम इसके साथ चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये होगा तो हम इसके साथ चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन है पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा, मतलब यही हुआ, ये इसके द्वारा हमें वॉशिंग सोडा यहाँ पर मिल जाएगा। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, वॉशिंग सोडा प्राप्त नहीं होता है, धावन सोडा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पर गलत समझ लिया। उसके बाद देखो एक सवाल ये था कि वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व हैं और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं, ये पूछा हुआ था। आंसर बोर्ड ने ये लगाया हुआ है जो कि सही है। आप में से किसी ने ये भेजा हुआ था कि देखो आपने आवर्त सारणी में पढ़ाया हुआ है कि 118 तत्व है और उसमें 98 जो है नेचुरल एलिमेंट है जो नेचुरली पाए जाते हैं। देखिए जब मैंने आपको ये करवाया हुआ था, देखो यहाँ पर ये भी एनसीईआरटी का ही कटआउट है पीरियोडिक टेबल का। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 118 में से 98 जो है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो मेरे पास जो पीडीएफ था उस समय, एनसीईआरटी का जो पीडीएफ था उसमें यही लिखा हुआ था, तो मैंने आपको ये करवा दिया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चलना था तो मैंने ये आपको करवा दिया। अभी आप देखोगे पीडीएफ, उसमें आपको क्यूआर कोड मिलेगा, यानी अब अपडेट हो चुका है, अब जो है अपडेट हो चुका है। तो अब वहाँ पर 98 के स्थान पर आपको 94 मिलेगा। इसमें गलत को चूज करना था, लेकिन यहाँ पर देखो गलत, यहाँ पर ये भी है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखो लिखा हुआ है कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। जो कैल्शियम है ये मैग्नीशियम के बाद 8वां तत्व है, बेरिलियम के बाद नहीं। बेरिलियम के बाद 8वां तत्व तो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम जो है 8वां तत्व है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेरिलियम के बाद कैल्शियम 8वां तत्व है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। ये प्रश्न भी मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया हुआ था, वहाँ मैंने आपसे कहा था कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इतने क्लोज आंसर नहीं देने चाहिए थे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कुछ एग्जाम में इसको सही माना जाता है, कुछ एग्जाम में इसको सही माना जाता है। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो क्लास 11th के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 1 से 1.5 लीटर। वहीं अगर आप 10th की एनसीईआरटी देखो तो वहाँ पर 1 या 2 लीटर दिया हुआ है। 10th के हिसाब से जाओगे तो ये सही है क्योंकि 2 के काफ़ी क्लोज है। 11th के हिसाब से जाओगे तो ये सही है। अब ये टोटली बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको वो सही मानता है। इस सवाल में देखो पूछा है कि हरा, लाल, नीला, आसमानी में से कौन सर्वाधिक झुकेगा प्रिज्म से गुजरने के बाद। तो देखिए हिंदी में आपने ये याद किया होगा, बैनी आह पिनाला, ये है बैगनी, ये है नीला, ये है आसमानी। जब हम इधर की ओर जाएंगे तो प्रकाश जो है कम झुकेगा, कम झुकेगा जब हम बैगनी से लाल की तरफ जाएंगे। तो इस सीक्वेंस में देखो नीला पहले आता है, नीला आसमानी से पहले आता है। क्या हो गया, आसमानी से पहले ये नीला यहाँ पर आ रहा है, तो नीला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और इंग्लिश में यहाँ पर देख लो, आप जब इसको देखोगे ना इंग्लिश में इसी सवाल को ट्रांसलेट करके, तो यहाँ पर आपको ग्रीन मिलेगा। ये जो आसमानी है इसके स्थान पर क्या मिलेगा, इसके स्थान पर आपको मिलेगा ब्लू, और इसके स्थान पर मिलेगा आपको इंडिगो, और इसके स्थान पर मिलेगा रेड। मतलब ये जो हम ब्लू बोलते हैं एक्चुअल में यही हमारा स्काई ब्लू होता है, और ये जो इंडिगो है इसे हम लोग हिंदी में
नीला भी बोलते हैं और जामुनी भी बोलते हैं। और ये जो स्काई ब्लू है इसी को हम लोग आसमानी बोलते हैं, और इसी को यहाँ पर सिंपली ब्लू लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को ज़रा सा आप समझ लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप देखोगे सेम सवाल को तो आपको ये ऐसे विकल्प मिलेगा, ग्रीन, रेड, इंडिगो एंड स्काई ब्लू। इस सवाल का उत्तर इनमें से मेरे हिसाब से कोई भी सही नहीं है। बायोलॉजिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा है? तो इन 4 में जो बेस्ट है ये 2 है, ये सही है। पूर्व दिशा में धारा प्रवाहित कराने पर सीधी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होती है। देखो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। सीधी धारावाही चालक के कारण जो है सेकेंडरी वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जैसी कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही है? प्लास्टिक और कागज जैव निम्नीकरणीय है, केवल कागज जैव निम्नीकरणीय है, प्लास्टिक नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कागज का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, कागज का भी किया जा सकता है, तो ये गलत है। कागज जैव निम्नीकरणीय होता है, तो ये सही है। तो सही विकल्प पूछा था, 4 सही है, तो बोर्ड ने सही आंसर दिया है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? यहाँ भी जो जलाना है ये सर्वोत्तम विधि है, तो 4 नंबर यहाँ भी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब है इन 4 में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है? बायोमेडिकल वेस्ट नहीं माना जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। बाकी ये मेडिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे के सारे जो है बायोमेडिकल वेस्ट माने जाते हैं। तो 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। यहाँ देखो 2 आंसर टिक मारा गया है। जो पशु अपशिष्ट होते हैं, जो एनिमल वेस्ट होते हैं, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो 2 जो है यहाँ पर सही नहीं होगा, 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सवाल का जो उत्तर है यहाँ पर 2 दिया गया है बोर्ड की तरफ से, और मैं भी इसी के साथ जाना चाहूँगा, ठीक है। धोने योग्य केले के पत्ते और पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक की प्लेटें। प्लास्टिक प्लेटें तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि ऐसे प्लास्टिक प्लेट जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, और केले के पत्ते ऐसे जिसे हम बार बार धो सकते हैं। यहाँ पर जो है बेस्ट जो आंसर है वो 2 ही है, तो आई थिंक 2 जो है यहाँ पर सही होने चाहिए। मैं यहाँ पर इसको सही मान रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये सही है। एक धारावाही सीधे चालक पर, यहाँ पर सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव डैश होंगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। देखिए सीधी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हमें ऐसी मिलती है, वृत्ताकार, सेकेंडरी वृत्ताकार हमें ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती है, जिसके सेंटर में ये धारावाही चालक होता है। तो यहाँ पर धारा की दिशा के लंबवत, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप में से किसी स्टूडेंट ने ये भेजा था कटआउट कि देखिए इंद्रधनुष के बनने में अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विक्षेपण ये सब होता है। आपने कहा था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, तो मैंने आपको सही कहा था। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। केवल विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है और आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, या फिर आप केवल परावर्तन ही बोल दो, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इस किताब में ही गलत लिखा हुआ है। अब है कौन सा नाइट्रोजन वेस्ट जो है ह्यूमन किडनी के द्वारा रिमूव किया जाता है? यहाँ पर भी मैं बोर्ड के आंसर के साथ जाऊँगा। यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है यहाँ पर हमारा इन 4 में से बेस्ट आंसर है। अमोनिया के साथ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूरिया और अमोनिया होगा। देखिए अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, इसे हमारे लीवर में यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिया साइकिल के अंदर, जिसे हम लोग ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, इस टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो हमारा बेस्ट आंसर है ना, ये यूरिया एंड यूरिक एसिड है। थोड़े बहुत अमाउंट में यूरिन में अमोनिया हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हमारा यहाँ पर बेस्ट बनेगा ये 4 बनेगा। और एनसीईआरटी में भी आप देखो तो यहाँ पर केवल और केवल यूरिया और यूरिक एसिड की ही बात की गई है, अमोनिया की बात नहीं की गई है। तत्व ए के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। जो तत्व ए है उच्च गलनांक वाला है, जल में विलय है और यौगिक ACl बनाता है, ACl। तो आप देखो सिलिकॉन जो है ये SiCl4 बनाता है, सोडियम जो है NaCl बनाएगा, कार्बन CCl4 बनाएगा, आयरन FeCl2 बनाएगा या FeCl3 बनाएगा। तो ACl, NaCl, तो सोडियम जो है यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जाकर के ये वीडियो जो है समाप्त होता है। मान लो आपने कुछ सवाल भेजे थे और मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कराया, तो मान लेना कि वो आंसर जो है जो बोर्ड ने दिया था वो सही है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, सबको कराना पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें मुझे लगा कि बोर्ड ने गलत आंसर दिया है, या जो आपने बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था बहुत सारे लोगों ने, उसको मैंने कवर करा दिया। एक एक सवाल को मैंने सही से देखा हुआ है जो आपने भेजा है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।